नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बिकने वाले कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 9.3% हो गई है। पिछले साल वाहनों की कुल बिक्री की तुलना में इस साल में शुरुआती 7 महीने में 15% अधिक वाहन बिक चुके हैं। इसमें दो पहिया वाहनों की सर्वाधिक 57% की हिस्सेदारी रही। आपको बता दें कि लगातार ई वाहनों की संख्या बढ़ रही है और दिल्लीवासी अब ई वाहनों को बढ़ चढ़कर अपनाने लगे हैं और दिल्ली ईवी राजधानी बनने लगी है। 2 साल में दिल्ली में 2000 ई बसें सड़कों पर उतार दी जाएंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली परिवहन निगम के 7 बस डिपो में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत के मौके पर राजघाट डिपो पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस डिपो में चार्जिंग सुविधा शुरू होने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी और वाहनों में के लिए फास्ट और स्लो चार्जर की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि फास्ट चार्जिंग के लिए वाहनों को बिजली के मद के प्रति यूनिट 10 रुपये का खर्च होगा, जबकि स्लो चार्जिंग के लिए ये दर 3 रुपये प्रति यूनिट होगी। फिलहाल दिल्ली में करीब 2000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट हैं। इस मौके पर मौजूद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्यमंत्री से चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी साझा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इसके बाद एक कार में चार्जिंग पैनल लगाकर डिपो में चार्जिंग की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 साल में दिल्ली में 2000 इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। डीटीसी के 7 बस डिपो में चार्जिंग सुविधाएं शुरू होने से काफी राहत मिलेगी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली अब ईवी कैपिटल बनने जा रही है और पिछले वर्षों के दौरान ई वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी से दिल्ली का स्थान देश के दूसरे प्रदेशों से आगे है। दिल्ली में 150 ई बसों के बाद अगले सप्ताह तक 75 और इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों को सेवा मुहैया कराने लगेंगी। इसके बाद ही बसों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें कि 2023 के अंत तक दिल्ली के परिवहन बेड़े में 2000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, राजधानी में जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनकी जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 9.3% हो गई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, दिल्ली अब कहीं न कहीं ई कैपिटल बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं जो पहले डीज़ल की या फिर कहें पेट्रोल की गाड़ियाँ हुआ करती थी, कारें भी डीज़ल और पेट्रोल की हुआ करती थी, अब वो कहीं न कहीं बदल कर ई व्हीकल होते नज़र आ रहे हैं। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार 2023 तक कहीं न कहीं 2000 बसें जो हैं दिल्ली की डीटीसी बसों के अंदर शामिल करेंगे और ये भी ई व्हीकल होंगे। यानी कि सीधे-सीधे कहें तो ई व्हीकल ही आप दिल्ली के अंदर चलते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से 57% जो है वो बाइक या फिर कहें स्कूटर जो छोटी गाड़ियां हैं वो दिल्ली के अंदर उपस्थित हो चुकी है और लगातार दिल्ली की डीटीसी बसों की बात करें, कारों की बात करें या फिर कहें बाइकों की बात करें, वो कहीं ना कहीं अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली की जनता भी यही चाहती है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आए और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जिस तरीके से ई व्हीकलों पर कुछ राहत भी दे रही है और कहीं ना कहीं इसके लिए बढ़ोतरी भी की जा रही है और दिल्ली के अंदर अभी तक चार्जिंग पॉइंट जो है वो लगभग 2000 हो चुके हैं और दिल्ली के अंदर जो डीटीसी बसों के अंदर 7 ऐसे डीटीसी पॉइंट बनाए गए हैं जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग भी उपलब्ध की जा रही है, जिसके लिए द्वारा कहीं ना कहीं जनता को फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग के मदद से कहीं ना कहीं उनकी जो व्हीकल है वो चार्ज होते हुए नजर आएंगे और उनका जो चार्जिंग कैसे खर्च जो रखा गया है वो भी कहीं ना कहीं काफी कम रखा गया है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो उसके अंदर भी 10 रुपए यूनिट के हिसाब से चार्जिंग का चार्ज देना होगा, मगर यहाँ पर बात करें स्लो चार्जिंग की तो स्लो चार्जिंग के लिए भी 3 रुपए चार्जिंग पॉइंट रखा गया है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली को कहीं ना कहीं ई व्हीकल के तौर पर कहीं ना कहीं देखती नजर आ रही है और दिल्ली को कह सकते हैं ई पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ई व्हीकल ही चलने की परमिशन दी जाएगी। मगर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी तक 60,000 से ज्यादा जो व्हीकल है वो दिल्ली के अंदर पहुंच चुके हैं और दिल्ली कहीं ना कहीं जनता जो है वो उनको अपना भी चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर यानी कि 2023 तक दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा ई व्हीकल चलने वाला शहर होगा। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए राजधानी में, अगर अब तक बात की जाए तो कितने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो है राजधानी की सड़कों पर उतार दी गई हैं?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर ई व्हीकल कितने आ चुके हैं, लगभग 60,000 से ज्यादा जो है वो ई व्हीकल जो है दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की सरकार की कोशिश जो है यानी कि पॉल्यूशन को कम करने की, वो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय जा रही है। और लगातार जनता भी इसके अंदर बढ़ चढ़ के अपना सहयोग देती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि जिस तरीके से पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ियां चलती थी, सीएनजी गाड़ियां चलती थी, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान हटकर अब ई व्हीकल के ऊपर नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें कारों की या फिर कहे बाइकों की या फिर कहे ऑटो रिक्शा की, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है और जनता भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इसके अंदर अपना योगदान दे रही है। और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा रही है कि दिल्ली को कहीं ना कहीं पॉल्यूशन मुक्त किया जाए। मगर यहाँ पर लगभग 60,000 से ज्यादा जो व्हीकल है वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर यानी 2023 के लास्ट तक कहीं ना कहीं 2000 बसें जो है वो डीटीसी के खेमे में शामिल होती नजर आएंगी ई व्हीकल के तौर पर। जी राजीव, चार्जिंग सुविधा को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जो है वो चार्जिंग पॉइंटों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में दिक्कतें थी कि चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो किस चार्जिंग के हिसाब से मिलेंगे, उनको पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा, और जगह जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं थे। मगर अब दिल्ली के अंदर लगभग कह सकते हैं अभी भी 2000 चार्जिंग पॉइंट बनाए जा चुके हैं। और लगातार उनके अंदर जो सुविधाएं हैं यानी चार्जिंग की जो सुविधा है वो जनता तक मिलती हुई जा रही है। और आने वाले दिनों के अंदर ये चार्जिंग पॉइंट जो है वो और ज्यादा बढ़ाई जाएंगे, ताकि जनता को हर किलोमीटर के दायरे के अंदर एक चार्जिंग पॉइंट मिल सके। और इसके द्वारा एक दिल्ली सरकार ने एक ऐप भी बनाया है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं ये भी सुरक्षित किया जाएगा कि ई व्हीकल कितने दौड़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर चार्जिंग पॉइंट जो है वो कितने हर कह सकते हैं ऐप के माध्यम से यही सुरक्षित हो जाएगा कि कितनी दूरी पर उनको चार्जिंग पॉइंट मिलने वाला है, स्लो चार्जिंग का चार्ज क्या होगा, फास्ट चार्जिंग का चार्ज क्या होगा। ये सारी जानकारी जो है वो ऐप के माध्यम से हर व्यक्ति तक उपलब्ध होगी। जी राजीव, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है धीरे धीरे कर राजधानी में आना शुरू कर दिए हैं और ये भी दावा सीएम द्वारा किया गया है कि अगले साल तक जो है 2000 इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है वो आ जाएंगे, तो इसे लेकर अगर एक सवाल उठता है कि पर्यावरण के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पर्यावरण को लेकर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है और अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर डीटीसी खेमे के अंदर भी कहीं ना कहीं जो 2000 नई बसें आएंगी वो भी ई पॉइंट के द्वारा, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं ई व्हीकल ही दौड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर दिल्ली सरकार की एक और कोशिश है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जो डीजल बसें चलती थी या फिर सीएनजी बसें चलती थी, दिल्ली सरकार उनको भी हटाकर ई व्हीकल ही करने वाली है। मगर यहाँ पर बात करें चार्जिंग पॉइंट की, तो चार्जिंग पॉइंट भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बढ़ाए जाएंगे। और पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली के अंदर अब घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो गाड़ियों से या फिर डीजल गाड़ियों से, पेट्रोल गाड़ियों से जो पॉल्यूशन निकलता था वो कहीं ना कहीं सांस लेने में लोगों को दिक्कतें करता था, अब वो कहीं ना कहीं घटने लगा है और दिल्ली के लोगों को स्वस्थ हवा जो है वो मिलने लगी है। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से आने वाले दिनों के लिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है और जनता भी सहयोग कर रही है, तो आने वाले दिनों के अंदर यानी 2023 तक का जो लक्ष्य रखा जा रहा है उसके अंदर सीधे सीधे कहे तो दिल्ली ही एक ऐसा राज्य होगा जिसके अंदर ई व्हीकल ही दौड़ते हुए नजर आएंगे। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है राजधानी में कहीं ना कहीं चलने शुरू हो चुके हैं, तो इससे क्या क्या सुविधाएं जो है लोगों को मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ई व्हीकल की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं या फिर कारें या फिर बाइकें जो चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसके अंदर जरूर कमी आई है। मगर जो लोग हैं जो ई व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लिए भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात ये थी, पहले दिक्कतें आ रही थी कि चार्जिंग पॉइंट नहीं थे, मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से अब चार्जिंग पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं जनता की जो मुश्किलें हैं वो दूर होती हुई नजर आएगी। मगर सबसे बड़ी बात करें किलोमीटर की, यानी कि लगभग कह सकते हैं 2 से 3 रुपए किलोमीटर के हिसाब से ही पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनको कारों के हिसाब से बात करें या फिर बसों के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी सस्ता पड़ने लगा है। बाइकों की बात करें तो बाइक जो है वो लगभग एक बार चार्ज करने के बाद में 100 किलोमीटर से ज्यादा चलती है, यानी कि पेट्रोल अगर डलवाते थे तो लगभग वो 30 से 40 किलोमीटर चलता था और एक बार चार्जिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर चलती है। तो कहीं ना कहीं काफी सहायता जरूर मानी जा रही है और इसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली जी की जनता जो है वो काफी इस कोशिश को कहीं ना कहीं सराहनीय में लगी है। और जनता कहीं ना कहीं ये भी चाहती है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन भी खत्म हो और जो ई व्हीकल की जो चार्जिंग की सुविधाएं दी जा रही है वो भी और ज्यादा घटाई जाए। तो क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर अगर इस तरीके की सुविधाएं दिल्ली सरकार और ज्यादा जनता को देती है या फिर कहें जो सब्सिडी दी जा रही है उसके अंदर अगर और ज्यादा राहत दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो इससे कहीं ना कहीं खुश होती हुई नजर आएगी और ज्यादा ई व्हीकल जो है दिल्ली की सड़कों पर जल्दी से जल्दी दौड़ते हुए नजर आएंगे। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ
साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अब 18 साल की आयु सीमा तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 17 साल से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के सीईओएस, सीआरओएस और एईआरओएस को निर्देश दिया है कि वे ऐसी तकनीक वाला समाधान लाएं जिससे युवाओं को एडवांस आवेदन करने में सुविधा हो। चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए साल के 1 जनवरी को 18 साल की आयु सीमा को पूरा करने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि 17 साल से अधिक होते ही वे अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मतदाता सूची को आधार से लिंक करने के मामले पर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा। इससे आधार से लिंक किया जाएगा और अप्रैल 2023 तक की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी मतदाताओं तक पहुंचकर उनका आधार नंबर लेने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि एक बार मतदाताओं के नाम आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद मतदाता सूची में कोई डुप्लीकेट नाम नहीं रहेगा। यदि किसी मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे शपथ पत्र देना होगा। मतदाताओं से आधार कार्ड का नंबर प्राप्त करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाएंगे और नए प्रारूप में आ रहे फॉर्म 6B पर वो आधार कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे। नंबर लेने के 1 सप्ताह के भीतर मतदाता के नाम के साथ आधार कार्ड के नंबर को लिंक करना होगा। मतदाता ऑनलाइन भी आधार कार्ड का नंबर दे सकेंगे। इसके लिए फॉर्म 6B ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अब मतदाता सूची का हिस्सा बनने के लिए लोगों को, जो युवा हैं, उन्हें अब जब बहुत लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 18 साल होने का इंतजार उन्हें नहीं करना पड़ेगा। अगर वो 17 साल के भी होते हैं तो उसके बाद भी वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी निशा, बिल्कुल देखिए सीधे तौर पे हम कहें कि एक मेजर चेंज है। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्शंस के दौरान कई बार ऐसा होता था कि बच्चे ऑन एज हो जाते थे, पर क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम बाउंडेशन होती थी, जब वोटर लिस्ट में नाम जाना था तो वो एक टाइम पीरियड पहले मतगणना होती, तो उस वक्त बच्चों की एज नहीं हुआ करती थी। पर अब इस चीज को सुधारा जा रहा है। इस चीज का मेजर ये है कि अब अपने आप को वोटर लिस्ट में अपने अगर बच्चों ने ऐड करा तो वो 17 साल की एज पे ऐड करा सकते हैं। और ये स्टेप है कि एक जो हम 1 जनवरी की डेट मायने रखती थी कि 1 जनवरी को 18 साल के हैं कि नहीं है उस साल के टाइम पीरियड में, तो वो चीज इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि यूथ के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए वोटिंग एक बहुत अहम राइट है और एक ऐसा राइट है जो हर एक युवा इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि ये हमें हमारी सरकार चुनने का मौका देता है। ये वो लोग चुनने का मौका देता है जो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो इसलिए कई हर यूथ चाहता है कि उनकी वोटर लिस्ट में नाम हो और जब वोटिंग का पीरियड वोटिंग का उन्हें मौका मिले तो वोट कर सके। तो इसके लिए उनको कई बार ये हो जाता था कि एज फैक्टर कहीं ना कहीं असर कर जाता था कि ज्यादातर बच्चे 17 प्लस होते थे पर 18 के नहीं होते थे, क्योंकि 1 तारीख को उनका बर्थडे या फिर हम कहें कि उस टाइम पीरियड में उनका एक बर्थ नहीं आ रहा, 18 के नहीं हो रहे। तो उन सबके लिए ये एक अच्छी खबर रहेगी कि अब वो अपने आप को वोटर लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। साथ साथ एक दूसरा एड ऑन इसमें यहाँ पे ये है कि जो लोग दो दो वोटर कार्ड बना के रखते थे उसके लिए अब एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। सीधा हम कह सकते हैं कि अब आधार कार्ड से लिंकिंग शुरू हो रही है कि अब हर एक वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक डायरेक्टली करा दिया जाएगा। इससे एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हाँ, उस वोटर इस टाइम कहां पर है, और अगर उसकी 2 वोट्स हैं तो उनमें से एक कार्ड दिया जाएगा उसके ऊपर बेस्ड की आधार कार्ड कहां का बेस्ड है। तो एक मेजर चीज है, इसमें बोल सकते हैं, जिससे लोगों को और सरकार को डुप्लीकेट वोटर्स के बारे में पता चल जाएगा और डुप्लीकेट वोटर्स हट जाएंगे। जी अमित, जिस तरीके से बात की जाए, अगर किसी युवा को इसके लिए आवेदन करना है जो 17 साल की उम्र को अब धीरे धीरे क्रॉस कर रहा है, उसे इसके लिए आवेदन करना है, तो पूरा प्रोसीजर क्या कुछ रहेगा? देखिए स्टैंडर्ड ही प्रोसीजर रहेगा। अगर हम कहेंगे इसमें, अगर हम कहें कोई हट के प्रोसेस नहीं होने वाला, अगर हम कहें कि उनके एक फॉर्म आना ऑनलाइन, जैसे हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल होगा, आप जाके इलेक्शन कमीशन की साइट पर ऑनलाइन जाके इस फॉर्म को डिजिटली फिल कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी डेट्स डालनी है,
अपनी सारी डिटेल्स, होम एड्रेस, अपना नाम, आपकी एज, आपकी डिटेल्स, आपका आधार कार्ड या फिर हम कहें कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ वो अपलोड करना है और उसके बाद आपका आधार कार्ड बन जाएगा। देखिए प्रोसेस बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है, प्रोसेस वही है। प्रोसेस में एक रिलैक्सेशन ऐड ऑन की गई है कि अब 18 साल से कम के भी, पहले अगर हम कहें कि आपको मिनिमम 18 का होना पड़ता है, 1 जनवरी उस साल जैसे 2022 की हम बात करें तो 1 जनवरी 2022 को आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को एक मेजर रिलैक्सेशन देते हुए कि जो लोग 17 साल के भी हैं और 18 के होने वाले हैं तो उनके पास ऑप्शन होगा कि वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है क्योंकि इससे वो सभी पीढ़ी जो बॉर्डर लाइन होती है, जो 1 जनवरी के कारण, 1 जनवरी की टाइम बाउंडेशन के कारण 18 साल की नहीं हो पाई, उनको ये बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कि अब वो समय रहते 17 साल की एज में, क्योंकि वो 18 के तो होने वाले हैं और जब वोटिंग होगी तो मोस्ट ऑफ टाइम हो जाएंगे 18 के। तो इस चीज को देखते हुए अब एक मेजर रिलैक्सेशन दी गई है और इससे हमारे यूथ को अपनी वोटिंग राइट इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। जी अमित, जिस तरीके से बात की जाए चुनाव आयोग की, अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अब कोई भी, अगर कोई युवा अगर अपनी वोटर आईडी बनाना चाहता है, उसके लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो साल में 3 बार इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जी, बिल्कुल देखिए कि आमतौर पे हम देखा जाता है कि पहले सिर्फ एक बार अलाउड होता था या फिर हम कहें कि साल में सिर्फ एक बार वोटर लिस्ट की सूची तैयार की जाती है या उसमें चेंजेस किए जाते थे। अब कई फैक्टर्स कंसिडर किए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो एज रिलैक्सेशन की बाउंड्रीज को भी कंसिडर किया गया और इसमें एक मेजर सुधार है क्योंकि ये बात कंसिडर की है। इलेक्शन कमीशन ने बात को माना कि एक सिर्फ साल में एक बार अगर हम कहें कि वोटर लिस्ट बनाने में या फिर अपना वोटर कार्ड बनाने का मौका हो बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसे में उन्होंने उस चीज को अपग्रेड किया है कि अब ये चांसेस 3 बार कर दिए गए। अब ये 3 बार अगर हम कहें कि बाय मंथली है या 3 महीने में एक बार है कि अभी हमारी प्रोसेस थोड़ा सा रहेगा, पर अगर कह सकते हैं कि अब एटलीस्ट 3 बार वोटर सूची में अगर हम कहें कि चेंजेस होंगे तो ये ऑल ओवर अच्छा है। इससे लगातार कंटिन्यूअसली अगर हम कहें कि वोटर कार्ड्स में चेंजेस आएंगे वोटिंग पे एरिया के, क्योंकि कई बार ऐसा बहुत ज्यादा सिनेरियो है कि कोई ना कोई जो व्यक्ति हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं तो उनको भी अपने वोटर कार्ड में एड्रेस चेंज कराने दो क्योंकि वोटिंग एरिया चेंज हो जाता है। तो एक ये मेजर फर्क देखने को मिलेगा, हमें एक बहुत अच्छा फायदा है। दूसरा यूथ के लिए, यूथ लगातार उनकी एज लेकिन टाइम बाउंडेशन है कि 18 प्लस में लोग, कई बार होता है कि यूथ कई चीजों के कारण कि अभी हम 18 की नहीं, हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते, वो यही है। पर अब 17 प्लस की मेंटालिटी पर इसके बाद जब भी ऐसे कई और यूथ है जो अपने 18 होने के बाद ही अप्लाई करेंगे तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि जो जैसे 18 साल का हुआ तो जो नियरेस्ट डेट है उस डेट के पास जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल ओवर यूथ ये एक स्टेप है जो यूथ सेंट्रिक है, पर इसका फायदा अगर हम कहें कि सभी को मिलेगा क्योंकि आमतौर पे लोगों को अपने जो मेन कार्ड्स होते हैं हम कहें कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड, इनमें एड्रेस चेंज कराने सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। पर अब क्योंकि टाइम बाउंडेशन बढ़ा दी गई है, अब 3 बार आप चेंजेस करा सकते हैं, तो एक अच्छा इनिशियल है जिससे साल में कभी भी जब जरूरत पड़ती है शिफ्ट करते हैं तो इसे चेंज करा पाएंगे। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, चुनाव आयोग ने बड़ा कदम तो उठा लिया है, जिस तरीके से अब बहुत लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम समय में ही आप अपनी वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तो ये कदम उठा दिया, लेकिन अब लोगों को लेकर इसकी जानकारी कैसे मिल पाएगी, कैसे शासन प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक इस चीज के लिए किया जाएगा? देखिए ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम कहें कि हमेशा प्रशासन तरफ से बड़े कदम उठाए जाते हैं, पर वो कदम या तो पास होते हैं फेल तभी होते हैं उनको लोगों के बीच में कितना डिसेमिनेट होती है इन्फॉर्मेशन। तो उसी चीज को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने मानी है कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक इसका फायदा नहीं उठाएंगे। और इस चीज के लिए अब उनकी तरफ से एक तरफ से बाकायदा हम कहते हैं कि अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएगी। स्कूल कॉलेजेस, बेसिकली कॉलेजेस को टारगेट किया जाए क्योंकि टारगेट जो फेरबदल है वो यूथ के लिए, तो वहां पर एक अवेयरनेस ड्राइव्स वगैरह चलाई जाएंगी ताकि बच्चों को, जो यूथ है जो 18 प्लस का होने वाला है या 18 प्लस हो चुका है, तो उनको अवेयर किया जाएगा कि आप साल में सिर्फ एक बार आपका वोटर कार्ड नहीं बनता, साल में 3 बार अपने वोटर कार्ड जाके बनवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 17 साल के भी हैं तब भी आप वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका अगर हम कहें कि लोगों को अवेयर कराया जाएगा और इसका हर कोई फायदा उठा सकेगा। पर अब ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अवेयरनेस ड्राइव कितनी सक्सेसफुल होती है, क्योंकि वोटर कार्ड उतने ही बनेंगे जितनी ज्यादा सक्सेसफुल अवेयरनेस ड्राइव होगी, तो स्टैंडर्ड वोटर कार्ड तो बन ही रहे हैं। पर यूथ को टारगेट करने के लिए अगर हम कहें कि अवेयरनेस एक मेजर फैक्टर रहने वाला है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
तो चलिए ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। इस बार 29 जुलाई यानी आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह गोरखपुर में मनाया जाएगा। इसमें बाघ संरक्षण के लिए देश भर से विशेषज्ञ जुटेंगे और अंतर सीमा सहयोग विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए अंतर सीमा सहयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनकी सीमाएं दूसरे प्रदेशों से जुड़ती हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व की सीमा तो दूसरे देश नेपाल से मिलती है। प्रदेश में बाघ की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2014 में जहां हमारे पास 117 बाघ थे, वहीं आपको बता दें वर्ष 2018 की गणना में इनकी संख्या 173 हो गई है। और कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, राज्य मंत्री केपी मलिक, सांसद रवि किशन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाघ विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गोपाल, फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा, विश्व प्रकृति निधि भारत के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रवि सिंह मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोजेक्ट टाइगर कमलेश कुमार ने बताया कि ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल बाघ प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वैश्विक परिदृश्य, भारतवर्ष के प्रयास एवं अंतर सीमा सहयोग की आवश्यकता पर अपने विचार रखेंगे। रवि सिंह बाघ संरक्षण के लिए अंतर सीमा सहयोग में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका की जानकारी देंगे। नेपाल देश के वन्यजीव से जुड़े अधिकारी भी इसमें शामिल होकर वहां बाघ संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों व अंतर सीमा सहयोग की अपेक्षाओं पर चर्चा करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह जो है गोरखपुर में मनाया जाने वाला है, तो कितने बजे से जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा? एक बार पूरी अपडेट। इसी 10:30 बजे के आसपास ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, उस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बात की जाए तो बाघ संरक्षण के देश में विशिष्ट जो कार्यक्रम है इसमें विशेष विशेषज्ञ भी जुटेंगे और कहीं न कहीं राज्य मंत्री समेत सांसद भी इसमें मौजूद रहेंगे और कहा जाता है सीमा सहयोग पर विशेष चर्चा की जाएगी और कहीं न कहीं इस कार्यशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे और मुख्यमंत्री आवास से जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बाल संरक्षण के विषय पर जो कार्यशाला होनी है उसका उद्घाटन करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो वहीं बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर सीमा सहयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में कई ऐसी टाइगर रिजर्व है जो दूसरी देश की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी और दूसरी तरफ जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उनकी सीमाओं का जो दूसरे देश नेपाल से भी उसकी सीमा मिली हुई है उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी, अंतर राज्य किस तरह से किया जाए और इस समय प्रदेशों की बाघों की संख्या बात की जाए तो वर्ष 2014 में हमारे यहाँ 117 बाघ थे जो कि वर्ष 2018 में बढ़ के 173 हो गए हैं और कार्यशाला किस तरह से जो बाघ संरक्षण है उसको कहीं ना कहीं कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इनकी संख्या बढ़ाई जाए और कैसे संरक्षित किया जाए, इन सब विषयों पर कार्यशाला में चर्चा होगी और जितने भी विशेषज्ञ हैं सब अलग अलग विषयों पर चर्चा करने का काम करेंगे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में रवि किशन सांसद है वो मौजूद रहेंगे, जलवायु परिवर्तन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना मौजूद रहेंगे, राज्य मंत्री केपी मलिक मौजूद रहेंगे, राजेश गोपाल एवं फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा उसमें मौजूद रहेंगे और विश्व प्रकृति निधि के भारत के सेक्रेटरी जनरल जो रवि सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इसमें कहीं ना कहीं शामिल होने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि टाइगरों को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए, जो उनको ये कहा जा रहा था कि आए दिन जो टाइगरों की संख्या है वो दिन पे दिन घटती जा रही है और उसको इनको किस तरह से संरक्षित किया है इस पर भी खास चर्चा होगी और अंतरी राज्य की बात की जाए तो किस तरह से अपने राज्य में रखे टाइगर रिजर्व जो है उनको कैसे सीमा अपनी संरक्षित करने का काम किया जाए, तो ये सब विषय है, उन विषयों पर चर्चा होगी और साफ तौर पे लगातार देश में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसमें कैसे टाइगर रिजर्व जो है उनको कैसे संरक्षित टाइगरों को किया जाए, तो ऐसे तमाम विषय है क्योंकि हालांकि 117 संख्या थी 2014 में लेकिन 2018 में ये बढ़ के 173 हो गई, लेकिन इनको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाने का काम किया जाए, इस कार्यशाला में इन विषयों पर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि टाइगरों की संख्या किस तरह से बढ़ाई जाए उस पर भी कहीं ना कहीं मुख्य बातें हैं उस पर चर्चा होगी।
जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए, अगर बाघों के संरक्षण की बात की जाए तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, लगातार सरकार प्रयासरत है और कहीं ना कहीं सरकार, प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, बाघों के संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास है। क्योंकि ये कहा गया, माना जा रहा था और लगातार ये बात सामने आई थी कि बाघों की संख्या दिन पे दिन घटती जा रही है और जो बाघ बच रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच नहीं पा रहे हैं और उसको लेकर तमाम जो शिकार है उनको रोकने का काम किया गया था। शिकार नहीं किया जाएगा और उनको एक क्राइटेरिया जो उनकी वहां पर पूरी चीजें व्यवस्थित की जाएगी, उनको वहां पर रोका जाएगा और कहीं वो वहां से जाए ना, उसको भी लेकर तमाम वर्ग अधिकारियों को आदेश भी दिए गए थे। तो उस पे तमाम तरह के काम हो रहे, विशेषज्ञ लगे हुए हैं, सरकारें सोच रही हैं, इन सब पे लगातार चर्चा की जा रही है। चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ही लगातार कोशिशें कर रही हैं। टाइगर रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल टाइगर रिजर्व यूं कहे कि बाघों को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व भी बनाए गए हैं। चाहे वो सफाई की बात की जाए, चाहे गोरखपुर में भी चिड़ियाघर में वहां पर भी टाइगर रिजर्व बनाने की वो अंदर रखा गया है। तो पूरी तरह से हर राज्य में, हर प्रदेश में व्यवस्था की जाएगी। टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल से लेकर तमाम जो टाइगर रिजर्व है उनको उनको पूरी तरह से बढ़ाने का काम किया जा रहा है और उनको, बाघों को कैसे संरक्षित, क्योंकि अगर संरक्षित होंगे तभी संख्या उनकी बढ़ेगी और तमाम विशेषज्ञ इस पे काम भी कर रहे हैं और जो प्रजातियां यूं कहे कि पहले कुछ प्रजातियां जो विलुप्त हो गई है, उसको इस तरह की बाघों के साथ समस्या ना आए, उसको भी रोकने का प्रयास किया जाए। तो बाघ की संख्या लगातार बढ़े, उसके सरकार भी प्रयास कर रही है और तमाम विशेषज्ञ भी इसके पीछे लगाए गए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से हिमाचल सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ा है। आपको बता दें कि जून महीने के अंतिम हफ्ते में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की थी और 6 जुलाई को सरकार के खाते में रकम आ गई थी। आपको बता दें कि अब कर्मचारियों को एरियर व डीए के भुगतान के लिए राज्य सरकार फिर से 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है और हिमाचल पर पहले से ही 63,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्मचारियों की देनदारी के दबाव को कम करने के लिए सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार को 3% महंगाई भत्ता देना बाकी है। इसके अलावा एरियर पर भी भारी भरकम खर्च होनी है। नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद सरकार के खजाने पर सालाना 6,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार 1,500 करोड़ रुपए का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगस्त के पहले हफ्ते में ये राशि सरकार के खजाने में आना संभावित है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक भी है और आपको बता दें कि अगस्त महीने में मॉनसून सेशन है। ऐसे में मॉनसून सेशन या उसके एकदम बाद कर्मचारियों के लिए एरियर और डीए के भुगतान को लेकर आदेश जारी हो सकते हैं, क्योंकि एरियर और डीए की घोषणा केवल सीएम के अधिकार क्षेत्र में है। लिहाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास ये ऐलान हो सकता है और राज्य सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन के अलावा कर्ज व कर्ज के ब्याज की अदायगी पर खर्च हो सकता है। और मौजूदा हालात ये हैं कि 2 महीने से ही सरकार को 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा है। तो आपको बता दें कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के से हिमाचल सरकार के खजाने पर भारी बोझ जो है पड़ा है और जून महीने के अंतिम हफ्ते में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की थी और 6 जुलाई को सरकार के खाते में रकम आ गई थी। आपको बता दें कि अब कर्मचारियों को एरियर और डीए के भुगतान के लिए राज्य सरकार फिर से 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। हिमाचल पर पहले ही 63,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और कर्मचारियों की देनदारी के दबाव को कम करने के लिए सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि हिमाचल सरकार को 3% महंगाई भत्ता देना बाकी है। इसके अलावा एरियर पर भी भारी भरकम खर्च होनी है और नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद सरकार के खजाने पर सालाना 6,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा है और वित्त विभागों के सूत्रों के अनुसार 1,500 करोड़ रुपए का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगस्त के पहले हफ्ते में ये राशि सरकार के खजाने में आना संभावित है और गुरुवार को कैबिनेट की बैठक भी है। अगस्त महीने में मॉनसून सेशन है और ऐसे में मॉनसून सेशन या उसके एकदम बाद कर्मचारियों के लिए एरियर व डीए के भुगतान को लेकर आदेश
जारी हो सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें क्योंकि एरियर और डीए की घोषणा केवल सीएम के क्षेत्राधिकार में है और लिहाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास ये ऐलान हो सकता है। राज्य सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन के अलावा कर्ज व कर्ज के ब्याज में खर्च हो जाता है और मौजूदा हालात तो ये हैं कि 2 महीने से ही सरकार को 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा है। तो आपको बता दें कि लगातार हिमाचल सरकार के खजाने में भारी बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से हिमाचल सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ा है और आपको बता दें कि जून महीने के अंतिम हफ्ते में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की थी और 6 जुलाई को सरकार के खाते में ये रकम जो है थी आ गई थी और इसी के साथ अब कर्मचारियों को एरियर व डी के भुगतान के लिए राज्य सरकार फिर से 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से जो हिमाचल का खजाना है, हिमाचल राज्य सरकार का जो खजाना है, उसमें भारी बोझ जो है पड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि जो इससे पहले भी सरकार को जो कर्मचारियों की जो देनदारियां हैं, उनकी अदायगी के लिए पहले से जो कर्ज पड़ रहा था, वो अभी और उसमें जो इजाफा हुआ है 1,500 करोड़ बताया जा रहा है कि इस महीने के जो सरकार ने फिर से जो एक 1,500 करोड़ के कर्ज के लिए फिर से केंद्र के पास गुहार लगाई है। आपको बताएं कि इससे पहले जून माह में भी जब कर्मचारियों के कुछ वेतन और भत्तों की अदायगी बाकी थी तो हिमाचल सरकार ने उस वक्त भी 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। तो आप देखिए कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य है, लेकिन इस वक्त जो हिमाचल के ऊपर 70,000 रुपए तक का करीब जो कर्जा है वो चढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी जो आपने पिछले कल भी जैसे कैबिनेट में जो डिसीजन आए थे कि यूजीसी पे स्केल हिमाचल में शिक्षकों को देने जा रही है सरकार, 7वां वेतनमान को यहाँ पे लागू करने जा रही है। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर जो वित्तीय जो बोझ पड़ेगा सरकार पर, वो जो है उसको कम करने के लिए या उसको उसकी अदायगी के लिए कर्मचारियों को ये 1,500 करोड़ का जो ऋण है वो 3 चरणों में सरकार जो है केंद्र से लेने जा रही है। जी टीना जी, जिस तरीके से केंद्र से जो है राज्य सरकार 1,500 करोड़ रुपए का जो कर्ज लेने जा रही है, क्या ये विपक्ष के लिए एक पॉइंट नहीं हो सकता उन पर हमला करने का, सरकार को एक तरीके से घेरने का, कि सरकार के पास अब पैसा भी नहीं बचा है क्योंकि वो एक तरीके से कर्ज लेती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि जो प्रदेश में विपक्ष है, कांग्रेस है, वो पहले कह चुके कि जब हम सत्ता में थे, जब हमने सत्ता छोड़ी है 2017 में, तो 43,000 करोड़ का जो कर्जा था वो हिमाचल पर था। लेकिन जो जयराम सरकार है, इन्होंने लगातार इतना कर्जा लिया कि ये जो अभी तक की जितनी सरकारें थी, जिन्होंने मिलाकर अभी तक कर्ज लिया, वो अकेले जयराम सरकार ने अभी ले लिया है। तो ऐसे में जो कर्ज लेने जा रही है सरकार वेतनमान और कर्मचारियों के भत्तों की अदायगी के लिए, उसको लेकर एक बड़ा निशाने पर विपक्ष के वो आ सकती है क्योंकि विपक्ष में बैठे लोग लगातार कह रहे हैं कि हिमाचल एक छोटा राज्य और ये जो कर्जों की अदायगी है इसको साथ साथ करना जरूरी होता है क्योंकि जब हम भी सत्ता में थे हमने भी कर्ज लिया हिमाचल को चलाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने अदायगी की जो है उसकी सुनिश्चित की ताकि कर्ज का बोझ हिमाचल पे ना रह पाए। लेकिन ये सरकार है ये लगातार कर्ज ले रही है, अपनी लग्जरी के लिए ले रही है, अपनी सुविधाओं के लिए ले रही है, लेकिन जो जनता है उनको राहत देने के लिए कुछ ये सरकार कदम नहीं उठा रही। तो ऐसे में जो सरकार है लगातार वो विपक्ष के निशाने पर, ऐसे में जो 1,500 करोड़ का जो कर्ज है इससे जो हिमाचल पे जो कर्जों का जो बोझ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष और हमलावर जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उनमें सरकार पर होगा। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, अगर इसी तरीके से जो सरकार है कर्ज लेती रहेगी तो एक समय वो भी आ जाएगा जब हिमाचल पूरी तरीके से कर्ज के बोझ में जो है दब जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि इसके लिए लगातार जो अन्य जो दल है या जो ये सत्ता से बाहर जो दल होते हैं वो लगातार ये मंथन करते हैं कि किस तरह हिमाचल के कर्ज को कम किया जाए और किस तरह जो हिमाचल है उसको कर्ज के दायरे से बाहर लाया जाए क्योंकि छोटा सा पहाड़ी राज्य, अपने पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं है। हिमाचल के पास सिर्फ जिस मद से अपना जो खर्चा आता है, अपना जो वित्तीय जो संसाधन है वो एकमात्र हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं जो बड़ी मात्रा में हिमाचल में है और उससे जो है बिजली को बेच के जो हिमाचल है वो काफी अच्छा जो उनको वित्तीय मदद बोलेंगे, आर्थिक
आर्थिक संबल बोलेंगे वो मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो संसाधन है वो कुछ भी नहीं है। सीमेंट फैक्ट्रीज हैं लेकिन हिमाचल के लोगों को वहाँ पे भी वो महंगा मिलता है। तो ऐसे में लगातार चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, ये मंथन लगातार चलता रहता है कि अपने जो आर्थिक संसाधन है उनको किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से ये हिमाचल की जो ये कवायद है ये कम की जाए कि हर चीज के लिए आप देखिए अभी सिर्फ कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की जो सिफारिश है उनको लागू करना है हिमाचल सरकार को, और ऐसे में जो हिमाचल सरकार है उसको अब फिर से केंद्र से 1500 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है क्योंकि कर्मचारियों को अदायगी करनी है। तो ऐसे में आप देखिए कि कितना वित्तीय बोझ सिर्फ कर्मचारियों के कारण पड़ रहा है। अगर ऐसे में जनता को कुछ बड़ी राहतें देनी होगी तो उसका जो वित्तीय बोझ है वो अलग से पड़ेगा। तो अभी तो कर्मचारियों को जो अदायगी है उसको सरकार की पूरी जो मंशा है वो है कि कर्मचारियों के जो वेतनमान है, जो अदायगी है, जो भत्ते हैं वो तुरंत उनको जो है जारी कर दिया जाए, ताकि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनमें जो कर्मचारी है भारतीय जनता पार्टी का साथ दे, ना कि कांग्रेस की तरफ हो जाए। जी टीना जी, कल एक कैबिनेट की बैठक भी हुई है, तो कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम रहा, किस किस चीज को मंजूरी यहाँ पर मिली हुई है? बिल्कुल जी, जैसे कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले तो यही था कि जो वेतनमान था, लगातार शिक्षक धरना प्रदर्शन पे थे, पढ़ाई यहाँ पे ठप थी, यूजीसी पे स्केल को लेकर वो मांग कर रहे थे, उसके लिए बड़ी मंजूरी सरकार ने कल दी है कैबिनेट में। उसके अलावा पिछले टाइम जो हिमाचल सरकार ने नारी सम्मान एक कार्यक्रम शुरू किया था, उसमें घोषणा की थी कि जो न्यूनतम किराया होगा वो 5 रुपये कर दिया जाएगा, ऐसे में उसको भी कल मंजूरी दी है। और बागवानों को जो जीएसटी की जो दरें थी वो जो 18% हो गई थी वो 6% खुद वहन करने के लिए हिमफेड और एचपीएमसी के जरिए वो उसको भी सरकार ने मंजूरी दी, और उसके लिए जो सरकार ने कल 10 करोड़ की जो राशि है वो भी एचपीएमसी को जारी कर दी है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कल विभिन्न विभाग हैं, कमला नेहरू हॉस्पिटल है जो भी नया शिमला में जो उसकी नई एक यूनिट बनी है उसके लिए 164 नए पद है जो विभिन्न उनके लिए मंजूरी दी है। जो आपने देखा कि बेलदार के जो पद थे 452 पद थे लोक निर्माण विभाग में, उनको जो है अब पंप ऑपरेटर पर जो है प्रमोट किया जा रहा है, और 452 ऐसे पोस्ट थी। तो इसके अलावा जो विभिन्न जो शिक्षक उसमें भी जो स्तरोन्नत करने की जो जहाँ पे जरूरतें थी वो की गई। तो ऐसे में जो कल कैबिनेट थी काफी अहम फैसले लिए गए, क्योंकि ये जो मानसून सत्र है 10 अगस्त से हिमाचल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में ये मानसून सत्र से पहले आखिरी कैबिनेट थी। तो ऐसे में जो सरकार है उसने हर पहलू पर विचार किया है ताकि जो किसान बागवान है वो विधानसभा ना पहुंचे धरना प्रदर्शन पर, कर्मचारी जो लगातार धमकी दे रहे थे वो ना पहुंचे। लेकिन अभी ओपीएस का एक मामला जो है वो लगातार पेंडिंग है, और आउटसोर्स की जो पॉलिसी है वो लगातार कहा जा रहा था कि वो आएगी, और उसकी सब कमेटी जो गठित की है वो मर्ज करने की जो उन्होंने जो सिफारिश की थी सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों को। तो ऐसे में जो ये जो दो बड़ी मांगे वो अभी लंबित है, लेकिन उसके अलावा हिमाचल सरकार ने कोशिश की है कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कैबिनेट में दिया जाए। जो उनकी जो पहले की घोषणाएं थी उनको जो है अमली जामा इस कैबिनेट में पहनाया गया। तो ऐसे में सरकार का जो लक्ष्य है वो यही है कि हर वर्ग को खुश रहे, हर वर्ग के साथ हर वर्ग का जो सरकार को साथ मिले। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें कि हरेली के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों का आधुनिक नवाचारों से परिचय कराया है, और दुर्ग जिले के ग्राम करसा में आयोजित हरेली उत्सव में 2 महत्वपूर्ण कृषि उपकरणों की लॉन्चिंग की है। इसमें से एक एग्रीकल्चर ड्रोन है, और इसके माध्यम से खेतों में बेहद कम समय में छिड़काव संभव हो सकेगा। इसके साथ ही पशु चलित कल्टीवेटर और प्लांटर की लॉन्चिंग भी की गई है, और इन उपकरणों में बहुत कम समय में और अधिक दक्षता के साथ जो है खेत की जुताई और बुआई का कार्य किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस मशीन के लिए बुलट्रैक नाम सुझाया है, और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने करसा में हरेली उत्सव में कहा कि आम जनता तक इन यंत्रों को पहुंचाने और बनाने के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि एग्री एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से खेती किसानी काफ़ी आसान होगी। 20 गांवों में समूह के माध्यम से एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से छिड़काव हो सकेगा, और ड्रोन चलाने के लिए समूह के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों से चर्चा भी की है। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की कृषि को बढ़ावा देने की नीतियों का असर रहा है कि पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की उम्मीद है, और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अनेक योजना के हितग्राहियों को चेक भी वितरित किए, और ट्रैक्टर आदि सामग्री का वितरण भी यहां पर किया गया।
तो आपको बता दें कि हरेली के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों का आधुनिक नवाचारों से परिचय कराया है और दुर्ग जिले के ग्राम करसा में आयोजित हरेली उत्सव में 2 महत्वपूर्ण कृषि उपकरणों की लॉन्चिंग की है। इसमें एक एग्रीकल्चर ड्रोन है जिसके माध्यम से खेतों में बेहद कम समय में छिड़काव संभव हो सकेगा और इसी के साथ पशु चलित कल्टीवेटर और प्लांटर की लॉन्चिंग भी की गई है और इन उपकरणों को बहुत कम समय में और अधिक दक्षता के साथ खेत की जुताई और बुआई का कार्य इससे हो सकेगा और मुख्यमंत्री ने मशीन के लिए बुलट्रैक नाम सुझाया है और मुख्यमंत्री ने करसा में हरेली उत्सव में कहा कि आम जनता तक इन यंत्रों की पहुंच बनाने के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि एग्री एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से खेती किसानी काफ़ी आसान होगी। 20 गांवों के समूहों के माध्यम से एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से छिड़काव हो सकेगा और ड्रोन चलाने के लिए समूह के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों से चर्चा भी की और किसानों ने सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की कृषि को बढ़ावा देने की नीतियों का असर रहा कि पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की उम्मीद है और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अनेक योजना के हितग्राहियों को चेक वितरित किए और ट्रैक्टर आदि सामग्री का वितरण भी किया। तो आपको बता दें कि कल हरेली के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों का आधुनिक नवाचारों से परिचय कराया है और इसी बीच आपको बता दें कि दुर्ग जिले के ग्राम करसा में आयोजित हरेली महोत्सव में वो शामिल हुए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, कल हरेली के पर्व पर मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल जो हैं ग्राम करसा पहुंचे हैं और क्या कुछ उनके पहुंचने में क्या कुछ अहम रहा, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, कल मुख्यमंत्री के ग्राम करसा पहुंचने के बाद हरेली त्योहार जो है वो पाटन जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र वो पहुंचे थे और हरेली त्योहार वहां पे मनाया गया। हरेली त्योहार में खास कुछ वहां पे देखने के लिए मिला, वो था उनका एक जो ग्रामीण लगाव है मुख्यमंत्री का, वो वहां पे भरपूर देखने के लिए मिला। गौमूत्र योजना जो है, खरीदी की जो योजना है उसको शुरू किया गया और वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कुछ फैसले भी लिए। जो क्षेत्र के किसानों के लिए वहां पे दिख रहा था कि डैम का पानी छोड़ा जाना चाहिए, वो उस टाइप के कुछ फैसले वहां पे लिए गए। वहीं पे मुख्यमंत्री एकदम ग्रामीण लेवल पे किसान अवतार में दिखे, कहीं पे गाड़ा चलाते हुए दिखे, कहीं पर भौरा चलाते हुए दिखे। तो ये इस तरह की कल तमाम चीजें जो हैं वो हरेली त्योहार के दिन वहां पर देखने को मिली थी। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले की अगर बात कर लें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र जो है 6 बैठकें इसमें लगातार हुई थी। तो अगर यहाँ पर किसानों के लिए कोई बात की जाए तो किसानों को लेकर, उनके हितों को लेकर कोई बिल यहाँ पर पास होता हुआ नजर आया? देखिए, क्या विधानसभा में इस बार तो खैर कोई बिल पास होता हुआ नहीं नजर आया है, लेकिन वैसे भी जब भी कोई सभा होती है या अगर हम उससे थोड़े और पहले की बात करें तो जो मुख्यमंत्री का जनदर्शन कार्यक्रम चल रहा था, भेंट मुलाकात, माफी चाहूंगी, जनदर्शन तो नहीं, भेंट मुलाकात जिसका नाम है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किसानों को मद्देनजर उन्होंने बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की थी, जिसमें ये गौधन न्याय योजना तो उनके फ्लैगशिप योजना का एक पार्ट है, जिसमें 2 साल पहले उन्होंने गौठानों के लिए गौठानों से गोबर खरीदी का जो योजना था वो चालू किया था। फिर अभी 2 साल बाद गौमूत्र की खरीदी की योजना जो है वो चालू किए हैं। तो ये पूरा एक जो है ये किसानों की जो आर्थिक स्थिति ठीक करने का ही एक पूरा जो मसला है वो है यहाँ पर जो देखने में आ रहा है। और अगर हम विधानसभा सेशन के पहले उनकी जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम की बात करें तो किसानों को लेकर तो ये उनका पहले से कहना है कि 2500 रुपए जो समर्थन मूल्य है ये बढ़कर लगभग इलेक्शन टाइम 2023 आते आते तक वो 2800 रुपए 2850 रुपए के लगभग पहुंच जाएगा। जी स्वाति जी, जिस तरीके से गौमूत्र खरीदी अभियान भी जो है उसकी शुरुआत भी की गई है, तो इसके तहत अगर बात की जाए, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की आय में कितनी वृद्धि इससे होगी? देखिए, किसानों की आय में वृद्धि वाली तो ये बात कही। हाँ, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो अमूमन हर किसान के पास मवेशी होते हैं। तो और इस माध्यम से प्रदेश सरकार जो है वो जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहा है, वर्मी कंपोस्ट की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो और अगर हम बात करें कि ये कैसे ये जो पूरा मामला है ये आर्थिक रूप से सही रहेगा, तो इसमें
₹4 लीटर के हिसाब से गौमूत्र की जो खरीदी है वो प्रदेश सरकार करने जा रही है। और इसके पहले भी अगर हम आंकड़े देखते हैं तो हर 15 दिन में करोड़ों की जो धनराशि है वो किसानों के या गौ पालकों के खाते में जाती है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली तो चीज है। अगर कोई भूमिहीन किसान है लेकिन उसके पास मवेशी है तो ये उसके लिए भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को संबल देने वाली योजना तो नजर आ रही है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, हमेशा देखा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात करती है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम यहाँ पर सरकार द्वारा उठाए गए हैं? देखिए, वही अभी 2 दिन पहले जब सीएम साहब से डायरेक्ट एएनबी न्यूज ने बात की थी तब उसमें निकल कर ही यही आया था कि हर व्यक्ति के विकास के किसी भी विकास के केंद्र में सरकार के व्यक्ति विशेष ही होता है। जब हर व्यक्ति को केंद्र मानकर विकास की जब रूपरेखा बनाई जाती है तो निसंदेह डेवलपमेंट तो होता है, ये मुख्यमंत्री का कहना था। और इसमें जब हम देखने जाते हैं तो पूरा जो इनका डेवलपमेंट का मॉडल है वो इको फ्रेंडली की तरफ बढ़ रहा है। चाहे वो नरवा गरवा घुरवाबाड़ी की हम बात करें, जो इनकी फ्लैगशिप योजना है जिसमें नरवा मतलब नहर, गरवा मतलब मवेशी और घुरवा मतलब एक जो जब बड़े घर होते थे एक तो पर्सनल सबका अपना अपना जो जैविक तरीके से कहीं सब्जी का कुछ हो गया तो इस ये कचरे को डंप करने के लिए एक अपना सबका पर्सनल होता था। तो नरवा गरवा घुरवा बारी मतलब छोटा सा आज के मॉडर्नाइजेशन जमाने में समझ ले तो इसको किचन गार्डन की तो वो चीजें छत्तीसगढ़ में प्राय जब आज से कुछ साल पहले की बात करें तो वो सारी चीजें हर घर में उपलब्ध होती थी जो कि आज नहीं है। तो इस तरीके से जब एकदम इको फ्रेंडली जोन में इनका जो ये चारों जो फ्लैगशिप चीजें हैं वो चल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि वापस जब हमको घूम कर उस इको और नेचर के पास ही आना है तो हर चीज को ध्वस्त करने की जरूरत नहीं है। सड़कों का भी निर्माण भी जरूरी है, बिल्डिंग्स का निर्माण भी जरूरी है, लेकिन वहीं प्रकृति की तरफ हमारा ध्यान होना भी जरूरी है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और इसके विरोध में सीएम आवास के बाहर उपवास करने की घोषणा की है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि चुनाव में अच्छे नेता जीतें और जनता की सेवा करें। उत्तराखंड की भाजपा सरकार पंचायत चुनाव को टालकर लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है और इसीलिए वो आगामी 6 अगस्त को मुख्यमंत्री देहरादून में सीएम आवास पर उपवास करेंगे। और इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी आरोप लगाया है कि हार के डर से भाजपा सरकार हरिद्वार में पंचायत चुनाव टाल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो देहरादून में हुई कैबिनेट में इसका फैसला होता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हरिद्वार में सरकार, चुनाव आयोग और अधिकारी जो है मिलकर पंचायत चुनाव के परिसीमन और सीटों के आरक्षण में गड़बड़ी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में यहाँ जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र को कमज़ोर कर देंगे, गांव-गांव में झगड़े खड़े करेंगे, लोगों को लोग इस हिसाब से करेंगे कि कोई शक्तिशाली पंचायतों के प्रति समर्पित व्यक्ति पंचायत में न पहुंच सके। आप हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिस हथकंडे से मजबूत अच्छे ग्रासरूट के सेवक जो है जिला पंचायत में ना आ सके, तो इससे तो आप बुनियाद पर लोकतंत्र को कमज़ोर कर देंगे, उसमें मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री के आवास पर उपवास करूंगा। अब कितनी देर मैं कर सकता हूं, कितने दिन कर सकता हूं, ये देखो। बीजेपी की नीयत सही नहीं है और आपके माध्यम से कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके रात के 1:30 बजे आरक्षण लागू किया गया और एक आरक्षण सुबह 3:30 बजे किया गया, आप सब यहीं के रहने वाले हैं, आप ये भी जानते होंगे कई जगह ऐसे आरक्षण लागू किए गए जिनमें आरक्षित सीट ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं रहता उस आरक्षण का। उन सीटों को उस तरीके से आरक्षित किया गया है ताकि चुनाव को प्रभावित करा जा सके। दूसरा आरोप मेरा, यहाँ के एक पूर्व मंत्री जी हैं जिन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। अभी तो यही पता नहीं कि सीट महिला होगी कि पुरुष होगी, कि ये सामान्य होगी, कि ये एससी की होगी, कि एसटी की होगी। तो आखिर अगर उन्होंने घोषणा की, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार, चुनाव आयोग और अधिकारियों की मिलीभगत है। और तीसरा आरोप मेरा है कि अगर ये चुनाव कराने की नीयत रखते तो कल कैबिनेट में इस बारे में फैसला होता, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी को। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से बात की जाए, पूर्व सीएम हरीश रावत ने जो सरकार है उस पर यह आरोप लगाया है कि सरकार जो है लोकतंत्र की
हत्या कर रही है। ये आरोप हरीश रावत द्वारा सरकार पर लगाए गए हैं, राज्य सरकार पर। जी बिल्कुल, एक कल कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी शामिल हुए थे। वहां मीडिया के सामने हरीश रावत जी ने बयान दिया है जिस तरह से ये पंचायत चुनाव नहीं कराने पर लगातार आरोप पुष्कर सिंह धामी जी यानी बीजेपी सरकार पर साधा तान रहे हैं और सीएम आवास के सामने ये 6 तारीख को यानी 6 अगस्त को ये उपवास पर रहेंगे। विकास, जिस तरीके से बात की जाए, ये पूरा जो माहौल गर्म हो रखा है, ये सिर्फ इस कारण से हुआ है कि जिला पंचायत चुनाव में देरी के कारण से हो रहा है। क्यों इसमें देरी की जा रही है? हम बात करें कहीं ना कहीं इनको बीजेपी सरकार को ये डर लग रहा है कहीं हम ये चुनाव ना हार जाए और इसी वजह से ये लगातार इस चुनाव को, पंचायत चुनाव को ये लगातार पीछे खींच रहे। देखिए ये लगभग 1.25 साल से भी ऊपर ये चुनाव कराने का वादा अब तक हो चुका है। ये 1.25 साल से भी ऊपर हो गया है, अभी तक ये चुनाव की घोषणा नहीं की गई है, ना ही कोई दावेदारी की वो सूची जारी की गई है। जी विकास, जिस तरीके से बात की जाए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी सरकार पर, राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, तो उनके द्वारा क्या क्या आरोप जो है राज्य सरकार पर लगाए गए हैं? देखिए कल एक कार्यक्रम में करण मेहरा जी मौजूद थे, वहां पर इन्होंने बीजेपी सरकार पर यह साधा ताना है कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और ना ही ये चुनाव करा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये डर है कि ये चुनाव, पंचायत चुनाव ना हार जाए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चुनाव को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। विकास, इस पूरे मामले पर जिला पंचायत चुनाव को लेकर क्या सीएम धामी का कुछ कहना है या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए अभी तो कोई प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है बीजेपी सरकार की तरफ से, ना ही पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से कोई एजेंडा सामने आया है ताकि कोई बयान आ जाए या चुनाव को लेकर आया है। अभी कोई इसके बारे में कोई टिप्पणी अभी धामी की तरफ से नहीं दी गई है। विकास, वहीं अगर बात की जाए, हरीश रावत ने सीएम आवास के बाहर जो है उपवास करने की घोषणा की है, तो ये उपवास कब उनके द्वारा किया जाएगा और कितने दिनों तक उनके द्वारा ये उपवास किया जाएगा? देखिए ये 6 अगस्त को ये उपवास रखा जाएगा सीएम आवास के बाहर और अभी इन्होंने ये कब तक ये उपवास रहेगा इसकी अभी घोषणा नहीं की है। हालांकि हरीश रावत जी ने ये तो ऐलान कर दिया मीडिया के सामने कि ये उपवास रहेगा और कब तक चलेगा ये उपवास, इसका अभी ऐलान नहीं किया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंचायत चुनाव में यहाँ जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र को कमज़ोर कर देंगे, गांव-गांव में झगड़े खड़े करेंगे, लोगों को इस हिसाब से करेंगे कि कोई शक्तिशाली पंचायतों के प्रति समर्पित व्यक्ति पंचायत में न पहुंच सके। आप हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिस हथकंडे से मजबूत अच्छे ग्रास रूट के सेवक जो है जिला पंचायत में ना आ सके, तो इससे तो आप बुनियाद पर लोकतंत्र को कमज़ोर कर देंगे, उसमें मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री के आवास पर उपवास करूंगा। अब कितनी देर मैं कर सकता हूं, कितने दिन कर सकता हूं, ये देखो। बीजेपी की नीयत सही नहीं है और आपके माध्यम से कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके रात के 1:30 बजे आरक्षण लागू किया गया और एक आरक्षण सुबह 3:30 बजे किया गया, आप सब यहीं के रहने वाले हैं, आप ये भी जानते हुए कई जगह ऐसे आरक्षण लागू किए गए जिनमें आरक्षित सीट ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं रहता उस आरक्षण का, उन सीटों को उस तरीके से आरक्षित किया गया है ताकि चुनाव को प्रभावित करा जा सके। दूसरा आरोप मेरा, यहाँ के एक पूर्व मंत्री जी हैं जिन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। अभी तो यही पता नहीं कि सीट महिला होगी कि पुरुष होगी, कि ये सामान्य होगी, कि ये SC की होगी, कि ST की होगी। तो आखिर अगर उन्होंने घोषणा की, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार, चुनाव आयोग और अधिकारियों की मिलीभगत है। और तीसरा आरोप मेरा है कि अगर ये चुनाव कराने की नीयत रखते तो कल कैबिनेट में इस बारे में फैसला होता, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी को अपनी हालत। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।